सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मास्टरिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विथ मर्न की नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स के बारे में, जो कि हमारे वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल्स को क्लियर करेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है नेटवर्क्स। क्या होता है नेटवर्क? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम डेफिनेशन। अ नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर सिस्टम्स। इसका मतलब अगर हमारे पास कई सारे कंप्यूटर्स हैं, कई सारे सिस्टम्स हैं, आपस में अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सभी कंप्यूटर, सभी सिस्टम्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला होता है पैन, मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसमें होता क्या है कि जब हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई नेटवर्क फॉर्म करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लूटूथ हेडफोन को फ़ोन से कनेक्ट करते हैं और वही फ़ोन हम वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली एक नेटवर्क फॉर्म हो गया जिसमें हम वाईफाई या राउटर से अपने फ़ोन को कम्युनिकेट करा पा रहे हैं और हेडफोन और मोबाइल फ़ोन के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है। दूसरा आता है लैन, मींस लोकल एरिया नेटवर्क। अब जब भी हम किसी लैब की बात करते हैं जहाँ पे कई सारे कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके कारण कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, तो वहाँ पे एक लैन टाइप का नेटवर्क बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे ही जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होता है। तीसरा है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन बनाने के लिए उनके बीच में एक नेटवर्क जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एट द एंड आता है वैन, मींस वाइड एरिया नेटवर्क। अब ओवर द ग्लोब हम अगर नेटवर्क फॉर्म कर पा रहे हैं तो वो नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। सो डेफिनेशन से समझते हैं, एन इंटरनेट ऑन द अदर हैंड is a local or restricted network that enables people to store, organize and share information within an organization. So इसको हम डायग्राम के बेसिस से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर एक नेटवर्क है जिससे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। अब मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन ये कंप्यूटर चाहता है हम इस नेटवर्क पर एक्सेस बना सकें। लेकिन ड्यू टू इंटरनेट, सिंस इट इज़ एन इंटरनेट, ये कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो नेटवर्क है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही रन करेगा। इसके बाहर के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। So an extranet is a web portal that is accessible by an organization and its internal vendors, partners, customer or any other users that requires access to restricted information. सिंपल भाषा में समझते हैं कि मान लीजिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर इंटरनेट था, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक वेबसाइट है जिसमें हम लॉगिन आईडी, पासवर्ड इसका यूज़ करके इसके इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। ऑल्दो ये वेबसाइट जो है ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। सो इस प्रकार के नेटवर्क को कहेंगे एक्स्ट्रानेट। अब बात करते हैं इंटरनेट की। सो द इंटरनेट इज अ ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट इनेबल्स पीपल टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसका मतलब कि अगर हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो एक नेटवर्क है, उसमें कई सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही एक नेटवर्क और होगा जिसमें कई सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे, ऐसे ही एक नेटवर्क और होगा जिसमें कई सारे सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे। तो अगर हम इन सभी नेटवर्क के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म कर पा रहे हैं तो
उसको हम कहेंगे इंटरनेट। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब जहाँ पे हम नेटवर्क्स का नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और उन नेटवर्क्स में क्या होते हैं, कई सारे कंप्यूटर्स, कई सारे सिस्टम्स जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेट कैसे वर्क करता है, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ISP क्या होता है। What is ISP? So ISP stands for Internet Service Provider. So as by name, ये क्या करता है कि हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ISP 3 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल। जो सेंट्रल लेवल के ISPs होते हैं वो कंट्री टू कंट्री नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, और जो स्टेट लेवल के ISP होते हैं वो स्टेट टू स्टेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, और जो लोकल लेवल के ISP होते हैं वो लोकल एरिया में नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। अब आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। तो मान लीजिए कि ये जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, आपने अपने फ़ोन के ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजी apple.com की। अब ये जो रिक्वेस्ट होगी वो वायरलेसली एक टावर तक जाएगी, वायरलेसली एक टावर तक पहुंचेगी, देन वायरलेसली एक लोकल ISP तक पहुंचेगा, देन उसके बाद एक वायर्ड मीडियम के थ्रू ये स्टेट ISP तक पहुंचेगा, देन सेम रिक्वेस्ट वायर्ड मीडियम के थ्रू सेंट्रल ISP तक पहुंचेगा। अब होता क्या है कि ऑल ओवर द ग्लोब नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, और वो ऑप्टिकल फाइबर्स ओशियंस के बेस में डिप्लॉयड होती हैं। तो ये जो सेंट्रल ISP है ये सेम रिक्वेस्ट को ऑप्टिकल फाइबर में पास करेगा, और जितनी भी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब डायरेक्टली उस ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड रहेंगे। तो सेम रिक्वेस्ट जब ये सेंट्रल ISP से होकर के ऑप्टिकल फाइबर में जाएगी तो ये apple.com की रिक्वेस्ट एप्पल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी, और यहाँ पे सेम रिवर्स प्रोसीजर का फॉलो करते हुए जो इस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स होगा वो ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए वायर्ड मीडियम के थ्रू सेंट्रल ISP, देन वायरलेसली ये हमारे फ़ोन के नियरेस्ट टावर तक, और देन उसके बाद हमारे फ़ोन में एट द एंड आके रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इसी फिनोमेना में हमारा इंटरनेट वर्क करता है। अब समझते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। व्हाट इज़ WWW? सो वर्ल्ड वाइड वेब, which is also known as web, is a collection of websites or web pages stored in a web servers and connected to local computers through the internet. वर्ल्ड वाइड वेब को हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास कई सारी वेबसाइट्स और वेब पेजेस हैं जो कि वेब सर्वर्स पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इन सब के कलेक्शंस को हम जब इसको कलेक्टिवली कॉल करेंगे तो इसको हम बोलेंगे WWW। और कोई भी वेबसाइट हमारे कंप्यूटर डिवाइस से कनेक्ट होती है तो वहाँ पे एक मीडियम यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट। अब बात करते हैं कि ब्राउज़र क्या होता है। अब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर, रिट्रीव एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। सो हमने समझा कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि एक कलेक्शन ऑफ वेबसाइट होता है जो कि अलाउ करता है इंटरनेट का यूज़ करके हम किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट हो सकें अपने डिवाइस पर। तो ये जो ब्राउज़र है ये कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट से हमको इंटरेक्ट करने के लिए। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी भी वेबसाइट से हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ये डेटा का ट्रांसफ़र भी कर सकता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को भी ले सकता है, और इसको और एक्सप्लोर भी कर सकता है। किसको एक्सप्लोर कर सकता है? इस वेबसाइट को।
ठीक है। अब बात करते हैं ब्राउज़र इंजन की। इट कनेक्ट्स द यूज़र इंटरफेस एंड रेंडरिंग इंजन एज अ ब्रिज. It queries and manipulates rendering engine based on the input from several user interfaces. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास क्या होता है, एक ब्राउज़र होता है, एक रेंडरिंग इंजन होता है। तो ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र हमको इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, और रेंडरिंग इंजन क्या करता है कि जो भी हमारे पास हमने कोड लिखा रहता है उसे रेंडर करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे बात आती है ब्राउज़र इंजन की, जो कि क्या होता है, एक ब्रिज को इस्टेब्लिश करता है इन दोनों के बीच में, जिसके बेसिस पे ताकि ये दोनों आपस में लिंक होकर के कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकें। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। हम मोस्टली जितनी भी वेबसाइट यूज़ करते हैं वो बेसिकली इसी मॉडल पे, इसी आर्किटेक्चर पे वर्क करती है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाय द डेफिनेशन हम समझते हैं द क्लाइंट सर्वर मॉडल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन स्ट्रक्चर दैट पार्टीशंस टास्क और वर्कलोड्स between the provider of a resource or service called servers and service requesters called client. इसको हम डायग्राम के वजह से समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारा कोई क्लाइंट है और ये सर्वर है। अब बीच में कोई एक नेटवर्क है, तो जब भी क्लाइंट को अगर सर्वर से कुछ चाहिए होगा तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और नेटवर्क उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजेगा। नेटवर्क उस रिक्वेस्ट को सर्वर के पास भेजेगा। अब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करके उसके करस्पॉन्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो आपने इसको हम ऐसे, रिस्पॉन्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने हमसे कुछ पूछा तो हमने उसका आंसर दिया, तो सर्वर ये रिस्पॉन्स नेटवर्क के पास भेजेगा और नेटवर्क सेम रिस्पॉन्स को क्लाइंट के पास भेज देगा। अब आप सोचे होंगे कि यहाँ पे एक नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये काम ऐसे भी तो हो सकता था और ये ऐसे भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि क्लाइंट केवल एक ही नहीं होते। किसी भी सर्वर के लिए क्लाइंट कई सारे होते हैं, एक साथ कई सारे क्लाइंट्स इंटरेक्ट कर रहे होते हैं सेम टाइम पे। और वहाँ पे अगर सर्वर का वर्कलोड मैनेज करने की बात आती है तो वहाँ पे नेटवर्क काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिससे अगर सर्वर ऑक्यूपाइड है कि पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड, अगर उस पर इनकमिंग रिक्वेस्ट की लिमिट एक्सीड कर गई है तो ये नेटवर्क उसको मैप नहीं करेगा। लेकिन अगर सर्वर फ्री है तो कोई भी क्लाइंट की नई रिक्वेस्ट को सर्वर के पास नेटवर्क भेज देता है। ये रही पूरी समरी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से वीडियो यहाँ पर रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मीन्स URL की। A URL is the address of resource on the internet or the www. It is also known as web address और यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और हमको कोई फाइल को ओपन करना है, तो फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहले मैंने ओपन किया फाइल मैनेजर। अब जब फाइल मैनेजर को ओपन किया और फाइल को लोकेट करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा यहाँ पे टॉप पे एक उसका एड्रेस दिया है, लाइक C:// कोई एक डेडिकेटेड पाथ उस फाइल का होगा। तो अगर हम अपने सिस्टम में किसी एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं जिसका डेडिकेटेड पाथ ये है, तो ओवर द इंटरनेट अगर हम किसी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं तो उसका भी कोई डेडिकेटेड पाथ होना चाहिए ना। तो ये जो डेडिकेटेड पाथ होता है इसको हम बोलते हैं URL।
अब बात करते हैं पोर्ट्स की। सो अ पोर्ट इज अ वर्चुअल पॉइंट वेयर नेटवर्क कनेक्शंस स्टार्ट एंड एंड। Ports are software based and managed by a computer's operating system. Each port is associated with a service or a specific process. पोर्ट को ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए जैसे कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। इधर साइड है आपका किचन, इधर साइड है ड्राइंग रूम, ये रहा मेन गेट, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अगर आपको खाना खाना है तो आप ऑब्वियस सी बात है किचन में जाएंगे। अगर आपको आराम करना है या टीवी देखना है तो आप ड्राइंग रूम में जाएंगे। अगर आपको घर के बाहर जाना है तो आप बेसिकली मेन गेट पे जाएंगे। अगर आपको गेट चूज़ करना है तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि आपका काम क्या है। अगर आपका काम किचन से है तो आप किचन की ओर जाएंगे, अगर आपका काम ड्राइंग रूम की ओर से ड्राइंग रूम की ओर जाएंगे, और अगर आपका काम बाहर है तो आप मेन गेट की ओर जाएंगे। सेम इसी प्रकार से अगर कोई एक सर्विस है जो कि सर्वर पे रन कर रही है, उसका काम किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए जो गेट यूज होता है, जो गेट हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पोर्ट। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटोकॉल्स की। A network protocol is a set of established rules that specify how to format, send and receive data so that computer network endpoints, including computers, servers, routers and virtual machines, can communicate despite differences in their underlying infrastructures, designs और standards. So इसको हम ऐसे समझते हैं, कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, और कोई एक सर्वर है। अब कंप्यूटर को सर्वर से इंटरेक्ट करना है या सर्वर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है, दोनों में एक कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स को उनको फॉलो करना होगा तभी वो इंटरेक्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब इन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं प्रोटोकॉल के, जैसे TCP, UDP, SSH, FTP, HTTP एक्सेट्रा। ये कुछ वेल नोन प्रोटोकॉल्स हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।